नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग का पंचामृत से किया अभिषेक। उत्तराखंड के चमोली में तलाशी अभियान पूरा। युद्ध स्तर पर जुटी टीम ने 46 श्रमिकों को सुरक्षित निकाला। 8 श्रमिकों ने गंवाई जान। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा फैसला। भतीजे आकाश आनंद की पार्टी के सभी पदों से छुट्टी। भाजपा ने बताया अंदरूनी मामला, तो कांग्रेस ने कसा तंज। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की पकड़ मजबूत। 250 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की आधी से ज्यादा टीम पवेलियन लौटी। आज की जीत तय करेगी कौन करेगा ग्रुप ए से टॉप। आज से शुरू हुआ रमजान का पाक महीना। इफ्तार और इबादत के लिए मस्जिदों में रोजेदारों की उमड़ी भीड़। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। पीएम ने गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने परिसर में स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। मौजूदा मंदिर का पुनर्निर्माण की शुरुआत आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा शुरू करवाया गया था। प्रधानमंत्री ने वैदिक रीति से 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग का पंचामृत से अभिषेक किया। उसके बाद वस्त्र पुष्प से श्रृंगार किया। प्रधानमंत्री ने देवादिदेव महादेव की आरती उतारी और देशवासियों के लिए आशीर्वाद मांगा। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री ने महाकुंभ की समाप्ति पर एक ब्लॉग लिखा था। उन्होंने उसमें लिखा था कि वे सोमनाथ जाएंगे और देशवासियों के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। और उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन में फंसे लोगों की तलाश में 3 दिनों से सेना द्वारा जारी सर्च ऑपरेशन अब पूरा हो गया है। सर्च ऑपरेशन में सभी श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है। हिमस्खलन में फंसे 54 श्रमिकों में से 46 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया और 8 मजदूरों की मौत हो गई। आईटीबीपी, हिमवीरों, भारतीय सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने असाधारण समर्पण, साहस और समन्वय का परिचय दिया, जिससे ये चुनौतीपूर्ण मिशन सफल हुआ। जिंदा रहने की जंग, जिंदगी बचाने की जंग क्या होती है, इसे पिछले 3 दिनों में उत्तराखंड के चमोली में देखा गया। जोशीमठ के आर्मी अस्पताल में भर्ती इन घायल मजदूरों ने करीब से देखी है जिंदगी और मौत की जंग। जैसे हम सो के उठे हैं ना, तो ऊपर से एकदम बर्फबारी का पूरा वो आया है, ग्लेशियर। और जैसे ही हम उसमें से निकलने वाले थे, इसी में तो टैंक हमारा जो वो था ना, वो कंटेनर, उसको बिल्कुल पलटा लिया गया। कंटेनर नीचे गया तो आर्मी वालों ने हमको रेस्क्यू किया वहाँ से। उसके बाद आर्मी कैंप में ले गया हमको। उसके बाद ट्रीटमेंट किया वहाँ पे। उसने एकदम कहीं ले गया, चोट इधर इधर पाँव पे, चेस्ट पे। बढ़िया है सर, ट्रीटमेंट तो पूरा अच्छा मिल रहा सर यहाँ पे। जिंदगी भर ये लोग अपने जीवन में खौफनाक मंजर को भूल नहीं पाएंगे। शुक्रवार को उत्तराखंड के चमोली में बर्फ का सैलाब ऐसा टूटा कि इसमें सीमा सड़क संगठन के 54 मजदूर हिमस्खलन में फंस गए।
इन मजदूरों के लिए बर्फीला तूफान काल बनकर आया, लेकिन खबर मिलते ही पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट हो गया। इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ के साथ ही एनडीआरएफ के सैकड़ों जवान युद्ध स्तर पर जुट गए। सभी पेशेंटों का इलाज चल रहा है। हम फिर से रीएसेस करेंगे एंड उनकी स्थिति के अनुसार हम उन्हें डिस्चार्ज करेंगे अगले 2-3 दिनों के भीतर। 3 दिन तक बर्फीले तूफान की फिक्र छोड़ रात दिन जहां सेना समेत पूरी टीम जुटी, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी पल पल की जानकारी लेते रहे। इतना ही नहीं, एसडीआरएफ की विशेषज्ञ टीम विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, थर्मल इमेज कैमरा के साथ एसडीआरएफ की संचार टीम तो पहुंची ही, जीपीआर समेत अन्य अत्याधुनिक उपकरणों की भी मदद ली गई। रेस्क्यू मिशन चलाकर 46 मजदूरों को बचा लिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से 8 मजदूरों की ठंड से मौत हो गई। पूरा रेस्क्यू अभियान लगभग पूरा हो गया है और 46 लोग जो उसमें पाए गए और उन सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ और जोशीमठ से कुछ लोगों को 2 लोगों को ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट किया गया है और सभी को जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो, पूरी तरह से ठीक हो जाएं। और कुछ लोग हमारे बीच में नहीं रहे, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको भगवान जो है अपने श्री चरणों में स्थान दे। सीमा सड़क संगठन के 55 मजदूरों में एक भाग्यशाली रहा, क्योंकि वो अपने घर चला गया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश के 12, बिहार के 12, उत्तराखंड के 13, जम्मू कश्मीर से 1, हिमाचल प्रदेश से 6, पंजाब से 1, नेपाल से 10 मजदूर हिमस्खलन में फंस गए थे। विशेषज्ञ इस हादसे के पीछे की एक वजह ग्लोबल वार्मिंग को भी मान रहे हैं। ग्लेशियर टूटते हैं तो ऐसे हादसे होते हैं। यूं तो ऐसी आपदाओं पर विभागीय नजर रहती है, लेकिन माड़ा में ऐसा हादसा हो जाएगा, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। जोशीमठ से निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। कुछ समय पहले जिस भतीजे आकाश को उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर पेश किया था, अब उनकी ही पार्टी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी पदों से छुट्टी कर दी है। इतना ही नहीं, मायावती ने घोषणा कर दी है कि उनके जीवित रहते कोई भी पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं होगा। मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मायावती ने कहा कि अशोक सिद्धार्थ ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पार्टी को गुटों में बांटकर इसे कमजोर करने का काम किया। मायावती ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश सहित ऑल इंडिया के सभी छोटे बड़े पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अब पार्टी के महासचिव आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम पार्टी के नए राष्ट्रीय समन्वयक बनाए गए हैं। दोनों के कार्यों का बंटवारा भी कर दिया गया है। मायावती का ये फैसला उनके पारिवारिक बिखराव की तरफ इशारा कर रहा है। और वहीं मायावती के इस फैसले को जहां भाजपा ने उनकी पार्टी का आंतरिक मामला बताया है, तो वहीं कांग्रेस ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मायावती अब अपने परिवार की समस्याओं में फंस गई हैं। ये बहुजन समाज पार्टी का अपना आंतरिक मामला है और मायावती जी एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। वो अपनी पार्टी का भला और बुरा अच्छी तरह समझती हैं। मुझको लगता है जो भी उन्होंने किया होगा अपने पार्टी के हित के लिए किया होगा। मायावती जी अब अपने परिवार की समस्याओं में फंस गई हैं। कभी आकाश आनंद को हटाती हैं, कभी उनके ससुर जी को हटाती हैं, घर के कुनबे को बचाने में लगी हैं। आम जनता की समस्याओं से मतलब नहीं है। और पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक नीतियों से समावेशी विकास को गति मिली है, जिसने न सिर्फ लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, बल्कि असमानता को ऐतिहासिक रूप से कम किया है। प्रख्यात अर्थशास्त्री सुरजीत एस भल्ला और करण भसीन ने भारत में हुए इस ऐतिहासिक बदलाव का जिक्र अपने नए अध्ययन में किया है, जिससे विकसित भारत का विजन सार्थक नजर आ रहा है। सरकार की नीतियों के चलते कैसे देश में असमानता में कमी और अत्यधिक गरीबी को खत्म किया है, इसकी बानगी एक बार फिर वैश्विक पटल पर नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में पूर्व कार्यकारी निदेशक और प्रख्यात अर्थशास्त्री सुरजीत एस भल्ला और करण भसीन ने अपने एक नए अध्ययन में ये ऐतिहासिक खुलासा किया है। मार्च 2025 में प्रकाशित भारत में समावेशी विकास के 4 तथ्य शीर्षक वाले इस पेपर में राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के घरेलू खपत व्यय सर्वेक्षण 2022-23 और 2023-24 के डेटा का उपयोग करते हुए उल्लेखनीय प्रगति का जिक्र किया है।
इस डेटा के मुताबिक सबसे गरीब वर्गों को सबसे अधिक लाभ मिला, साथ ही खाद्य उपभोग्य वस्तुओं और स्थायी वस्तुओं की खपत बढ़ी है, जिसके चलते अत्यधिक गरीबी, जो विश्व बैंक के $1.9 PPP यानी खरीद शक्ति समता गरीबी रेखा से मापी जाती है। अत्यधिक गरीबी 2011-12 में 12.2% थी, जो 2023-24 में गिरावट के साथ केवल 1% रह गई। निम्न मध्य आय वाले अर्थव्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त $3.65 PPP रेखा पर भी गरीबी 2011-12 में 52.8% से 2023-24 में 15.6% तक तेजी से कम हुई है, जिसके लिए मुख्य कारण घरेलू प्रति व्यक्ति मासिक खपत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि को बताया गया है। The IMF have projected that India will be growing at 6.5% as against 3% all over globally. And now two factors which are important to be noticed in IMF report is that it will be crucial for India that private investment as well as the foreign investment, for institutional investment should grow. It will not only be the government investment, it is a private investment which has to do. अध्ययन में खपत असमानता में दर्ज हुई ऐतिहासिक कमी का भी जिक्र किया गया है, जो 2011-12 में 37.5 से 2023-24 में 29.1 तक गिर गई। 6 दशकों के खपत सर्वे डेटा में पहली बार असमानता में इतनी तेजी से कमी देखी गई है। साथ ही अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि दशकों पहले तेंदुलकर और रंगराजन फ्रेमवर्क के तहत स्थापित की गई आधिकारिक गरीबी रेखाएं अब प्रासंगिक नहीं हैं। अत्यधिक गरीबी समाप्त हो जाने के साथ ही हमें एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिससे आज की आर्थिक वास्तविकता को बेहतर तरीके से देखा जा सके। बहरहाल, विश्व में तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भले ही कई मोर्चे पर चुनौतियां हों, लेकिन देश में समावेशी विकास को दर्शाती ये रिपोर्ट भारत के सुनहरे भविष्य के साथ विकसित भारत के मार्ग को प्रशस्त करती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की बड़ी जीत सामने आई है। न्यूजीलैंड को 44 रनों से भारत ने हराया है। भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 250 रनों का लक्ष्य रखा था। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 205 रन पर ही पवेलियन लौट गई। वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो मुकाबला आज हो रहा था, उसमें भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है और ये मुकाबला काफ़ी रोमांचक रहा। तमाम हमने देखा कि यहाँ पर भारत ने जिस तरह से शुरुआती पकड़ बनाए रखी, पहले तो 250 रनों का लक्ष्य दिया और उसके बाद भी हमने देखा कि बॉलिंग ऑर्डर में और फील्डिंग ऑर्डर में भी तमाम यहाँ पर नीतिगत फैसले लिए गए, जो साफ तौर पर भारत को बड़ी जीत दिलाने में कारगर साबित हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि विराट कोहली के करियर का ये 300वां वनडे मैच भी रहा है, तो ऐसे में तमाम इतिहास भी इस मैच से बनते हुए, रिकॉर्ड बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड को 44 रनों से भारत ने हराया है। काफ़ी ऐतिहासिक मैच और काफ़ी दिलचस्प ये पूरा मुकाबला रहा, जिसमें भारत ने अपनी जीत सुनिश्चित की है। ऐसे में अब भारत साफ तौर पर और तेज़ गति से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और हमने देखा है कि भारत ने जिस तरह की स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, वो स्ट्रैटेजी काफ़ी कारगर साबित हुई है, क्योंकि सेमीफाइनल में अब ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का मुकाबला होना अब तय है और ये जीत काफ़ी कुछ अपने आप में बयां कर रही है, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा कि भारत ने लगातार जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर फॉलो की है, उससे भारत को बड़ी जीत मिलती हुई यहाँ पर नजर आई है और न्यूजीलैंड को 44 रनों से भारत ने हरा दिया है। काफ़ी दिलचस्प यह पूरा मुकाबला रहा है। तमाम हमने देखा कि भारत ने जिस तरह से इसके पहले के भी मुकाबले रहे, वहां भी भारत ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई और उसके बाद इस मैच में भी तमाम स्ट्रैटेजियां भारत की तरफ से अपनाई गई और न्यूजीलैंड की जो पूरी टीम है उसको 205 रनों पर ही वो आउट कर दिया और पूरी टीम को पवेलियन लौटा दिया भारतीय खिलाड़ियों ने। तो साफ तौर पर हमने देखा कि काफ़ी दिलचस्प ये पूरा मुकाबला रहा है और वरुण चक्रवर्ती, जो अब की बार हम कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। 5 विकेट उन्होंने झटके हैं और इसी तरह से तमाम रिकॉर्ड भी अपने नाम कायम किए हैं। तो ऐसे में इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहाँ पर 44 रनों से न्यूजीलैंड को भारत ने हरा दिया है और अब भारत का जो मुकाबला है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। तो ऐसे में 42 रन देकर 5 विकेट लिए हैं। रनों की भी अगर हम देखें तो यहाँ पर काफ़ी साझेदारी देखने को मिली है और उसके अलावा जब भारत ने फर्स्ट इनिंग भारत की रही, जिसमें भारत ने 250 रनों का लक्ष्य दिया और उसके बाद न्यूजीलैंड को 205 रनों पर ही चलता कर दिया। वरुण चक्रवर्ती, जो कि इस मैच में साफ तौर पर एक बड़े स्टार के रूप में निकले हैं, 5 विकेट उन्होंने अपनी बॉलिंग से यहाँ पर लिए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पूरा ये मुकाबला, काफ़ी दिलचस्प मुकाबला और दिलचस्प मुकाबले के बाद भारत लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब सेमीफाइनल में भारत का सामना जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ
होगा और देखना होगा कि वहां पर भारत अपना दमखम कैसे दिखाता है। तो वरुण चक्रवर्ती का न्यूजीलैंड के खिलाफ ये शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। 5 विकेट उन्होंने लिए हैं और स्टार रहे हैं इस पूरे मैच के, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की वो बॉलिंग अपने आप में बेहद शानदार, जो इस मैच को और ज़्यादा दिलचस्प बनाती हुई नजर आई। और यही सब कुछ तो है जो भारत को लगातार आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की आज एक बड़ी और शानदार जीत हुई है और न्यूजीलैंड को भारत ने 44 रनों से हराया है। भारत ने न्यूजीलैंड के सामने सबसे पहले 250 रनों का लक्ष्य रखा था और फर्स्ट इनिंग भारत की तरफ से खेली गई थी। जब उन्होंने ये 250 रनों का लक्ष्य रखा, उसके बाद न्यूजीलैंड की पूरी टीम अब 205 रन पर पवेलियन लौट चुकी है। तो काफ़ी शानदार पूरा मुकाबला, काफ़ी दिलचस्प है पूरा मुकाबला और भारत ने जिस तरह से अब की बार अपने बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग ऑर्डर को बखूबी वहां पर प्रदर्शित किया है, तो इस प्रदर्शन से साफ तौर पर जो वरुण चक्रवर्ती हैं उन्होंने 5 विकेट तो लिए ही लिए, लेकिन एक बड़ी जीत की ओर भारत को लेकर गए और यही सब कुछ है जो भारत को इस मैच में बड़ी जीत दिलाता हुआ नजर आया है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट झटके हैं और ये 5 विकेट वरुण चक्रवर्ती ने अकेले लिए। और सेमीफाइनल में अब अगला जो मुकाबला भारत का होने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, तो वो भी काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होगा। ऐसे में इस वक्त की ये बड़ी खबर, क्योंकि ग्रुप ए में सभी मैच जीतकर शीर्ष पर टीम इंडिया रही है, तो बड़ी खबर इस वक्त की कि भारत ने न्यूजीलैंड को चलता कर दिया है और न्यूजीलैंड की पूरी टीम को पवेलियन भेज दिया है और बड़ी जीत यहाँ पर सुनिश्चित करते हुए भारतीय टीम नजर आई है। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा मैच, काफ़ी दिलचस्प ये पूरा मैच, क्योंकि तमाम हमने देखा जो तमाम यहाँ पर जो रनिंग ऑर्डर साफ तौर पर देखने को मिला तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, सुशील कुमार। सुशील, साफ तौर पर काफ़ी दिलचस्प ये पूरा मुकाबला, क्या कहेंगे, क्या हाईलाइटेड पॉइंट्स रहे और क्या स्ट्रैटेजी अब की बार भारत ने फॉलो की, क्योंकि न्यूजीलैंड को चलता किया है? जी बिल्कुल गौरव, शानदार जीत रही टीम इंडिया की, 44 रन की बड़ी जीत। जिस तरह से आज का मुकाबला एक रोमांचक मोड़ पर समाप्त हुआ, भारतीय टीम जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई है और जिस तरह से टीम इंडिया की तैयारी थी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वो धरातल पर यूं कहें कि हम वो ग्राउंड पर साफ नजर आई है। जिस तरह से गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो, टीम में एक सामंजस्य देखने को मिला है। जाहिर तौर पर अगर हम यूं कहें तो हमारी आज गेंदबाजी का जो है एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला है। वरुण चक्रवर्ती 5 विकेट चटकाकर जो है टीम को विजयी बनाने में उनकी एक अहम भूमिका रही है। हम टीम इंडिया की अगर हम बात करें शुरू से ही ग्रुप स्टेज के मुकाबलों में, तो एक के बाद एक तीसरा मुकाबला जीतते हुए टीम पहुंची है सेमीफाइनल में। अब टीम की जो अगली कोशिश होगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इस जीत के साथ ही टीम शीर्ष पर रहते हुए जिस तरह से सेमीफाइनल में पहुंची है, कोशिश यही रहेगी कि ऑस्ट्रेलिया को भी हराकर फाइनल में जगह बनाने की होगी। जी गौरव, बॉलिंग्स की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर हमने देखा है कि वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह से शानदार प्रदर्शन किया है, मैच को काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर लेकर गए, 5 विकेट उन्होंने झटके। ऐसे में साफ तौर पर चाहे बॉलिंग ऑर्डर हो या इसके अलावा बैटिंग ऑर्डर भी हमने देखा कि काफ़ी वहाँ पर बहुत ही सिस्टमैटिकली काम करता हुआ नजर आया। काफ़ी जो वहाँ पर जो खिलाड़ी थे वो अपना प्रदर्शन साफ तौर पर उनका देखने को मिला। क्या बड़ी बातें रहीं अगर हम इस पूरे मैच को देखें तो क्या सबसे बड़ी बातें आपको नजर आई कि इस पूरे मैच को जो हम कह सकते हैं कि गेम चेंजर बनाने में काफ़ी कारगर साबित हुई है? जी अगर हम बड़ी बात की अगर बात करें तो जिस तरह से न्यूजीलैंड ने एक शानदार पारी खेलते हुए टीम को जो है लगभग ये 200 ये लगभग 250 रन का लक्ष्य दिया था, तो एक टीम इंडिया के लिए चुनौतीपूर्ण था। जिस तरह से स्लो रन बने भारत के, उसके बाद न्यूजीलैंड का एक के बाद एक विकेट गिरा, जिस तरह से हमारी गेंदबाजी सामने आई, जाहिर तौर पर हम गेंदबाजों ने एक अहम जो है भूमिका निभाई आज के मैच में। अगर गेंदबाज अगर फेल होते तो टीम इंडिया के सामने अलग चुनौती होती शायद। हालांकि टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी तो बड़ा नुकसान नहीं था, लेकिन अगर हम पूरे मैच की बात करें, भारतीय टीम के प्रदर्शन की बात करें, तो गेंदबाजी का हम कहेंगे कि एक अहम कड़ी रही आज के मैच की। ऐसे में अब जो अगला मुकाबला है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाला है, तो क्या उसके लिए अब की बार की जो तैयारी नजर आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम जो प्लेयर्स हैं वो फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के भी जो प्लेयर्स हैं वो भी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो अब की बार क्या लग रहा है, क्योंकि इसके बाद भी एक बड़ी जंग है जो भारत को जीतनी होगी?
जी गौरव, अगर हम टीम इंडिया की बात करें तो पूरी की पूरी टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। जिस तरह से हम शीर्ष के जो है हमारे बल्लेबाजों की बात करें, रोहित शर्मा, विराट कोहली हो, शुभमन गिल हो, चाहे अन्य बल्लेबाज हो, हमने पिछले मुकाबलों में जिस तरह से देखा कि एक बेहतरीन प्रदर्शन सामने आया। रोहित शर्मा ने जिस तरह से टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलाई, विराट कोहली भी कहीं पीछे नहीं रहे। जब भी उन्हें उनकी ज़रूरत टीम को पड़ी उन्होंने शानदार जो है पारी खेली। शुभमन गिल की बात करें, इन्होंने भी शतक जड़ा। वहीं गेंदबाजी डिपार्टमेंट की बात करें तो गेंदबाजी भी जो है मजबूत स्थिति में नजर आई। जब भी टीम को गेंदबाजी की जरूरत पड़ी तो हर गेंदबाज निखर कर सामने आया, उसने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। तो ये बड़ी बात नहीं होगी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम की अगर जो हम तैयारी की बात कर रहे हैं वो एक दुरुस्त तैयारी होगी और टीम चाहेगी कि जिस तरह से जीतते हुए हर मुकाबले को जीत कर टीम सेमीफाइनल पहुंची है। अपने सेमीफाइनल 1 में शानदार जीत करके टीम की कोशिश होगी फाइनल में पहुंचने की। अभी हमने सुशील जो देखा बीता मुकाबला भी जब पाकिस्तान के साथ था वहां पर हमने देखा कि स्टार खिलाड़ी के रूप में वहां पर विराट कोहली नजर आए। अब की बार वरुण चक्रवर्ती जो साफ तौर पर 5 विकेट लेते हुए नजर आए। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो खिलाड़ी हैं वो लगातार अपने फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो अब स्ट्रैटेजियां हैं वो किस ओर नजर आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर काफी कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे। सुशील आप बने रहिए हमारे साथ, नारायण भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नारायण, आप ही का रुख करूंगा, आप बताएं कि किस तरह से इस पूरे मैच में जो बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, क्योंकि साफ तौर पर भारत ने एक ऐतिहासिक जीत तो यहाँ पर दर्ज की है। क्या रिकॉर्ड अब की बार इस मैच से बनते हुए नजर आए? एक जो पिच थी उस पे काफी बात चल रही थी कि जिस तरह से स्पिन्स को फेवर करेगी, और जो भारतीय जो बल्लेबाज थे उन्होंने काफी बेहतरी से जो स्पिनर्स थे न्यूजीलैंड के उनको खेला। और सबसे बड़ा यही कारण रहा कि जो भारत एक जो स्पिन गेंदबाजों को अच्छी तरह से खेलने के कारण 250 तक का टारगेट दे पाया। और जिस तरह से न्यूजीलैंड की जो बल्लेबाजी उसके बाद लग रहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके जो बल्लेबाज थे केन विलियमसन खेल रहे थे, मुश्किल लग रहा था भारत के लिए। लेकिन वरुण चक्रवर्ती को जिस तरह से टीम में शामिल किया गया तो उन्होंने दिखाया कि किस तरह से वरुण चक्रवर्ती में काबिलियत है, और वो सही समय पर यहाँ पर भारत के लिए उन्होंने 5 विकेट झटके और एक ऐतिहासिक प्रदर्शन उन्होंने दिखाया। और जो भारत का जो अनबीटन रन है वो वहां पर कंटिन्यू रहा, तो तारीफ करनी होगी भारतीय टीम की। और स्ट्रेटेजी ये रहेगी अब इसके बाद जो सेमीफाइनल जो भारत खेलेगी, जो ग्रुप बी में जो दूसरे नंबर की टीम है ऑस्ट्रेलिया, उससे उसका सामना होगा। और ऑस्ट्रेलिया हम जानते हैं कि हमेशा से एक बेहतर टीम रही है, तो वो कोशिश करे कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं एक बार फिर से चुनौती दे और फाइनल में प्रवेश करे। ऐसे में साफ तौर पर क्योंकि ये नजर भी आएगा नारायण, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज का जो मैच रहा है इसमें तो तमाम बड़ी बातें निकलकर सामने आए, तमाम हाईलाइटेड पॉइंट्स निकलकर सामने आए। बॉलिंग ऑर्डर की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो स्टार्टिंग थी, जब हम फर्स्ट इनिंग में देख रहे थे कि इंडिया जब बैटिंग कर रही थी तो वहां पर भी हम देख रहे थे कि उनके बॉलर्स का भी अच्छा प्रदर्शन था। तो ऐसे में आज का जो मैच रहा है वो बॉलिंग पिच के हिसाब से और जो तमाम वहां पर जो स्ट्रैटेजीज अपनाई गई उसके हिसाब से अगर हम देखें तो काफी कारगर साबित हुआ। क्या यही मजबूती अब की बार देती हुई नजर आई कि भारत ने भी उस चीज को समझा और इसीलिए जो न्यूजीलैंड ना चेस कर पाए इसके लिए उस पर पकड़ बनाकर रखी? देखिए, अगर भारत की बात करें तो बहुत ही कंपोज टीम है, बैलेंस टीम है, लेकिन न्यूजीलैंड भी जो लगातार जो ओडीआई क्रिकेट खेल रही है बहुत शानदार खेल रही है। और देखेंगे कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। और जो पिछला टूर्नामेंट था, जो भारत में जो टेस्ट मैच सीरीज थी, पहली बार न्यूजीलैंड ने भारत को 3 मैच सीरीज, तो 3 मैच की सीरीज में व्हाइट वॉश किया था। तो एक बड़ी चुनौती थी भारत के लिए यहाँ पर न्यूजीलैंड के लिए खेलना। लेकिन अगर आप बात करें तो पिछली गलतियां थी, भारत ने उनसे काफी कुछ सीखा। जो 2023 का वर्ल्ड कप था, भारत लगातार मैच जीतते आ रहा था, लेकिन फाइनल में देखिए हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए। वो गलतियां भारत ने नहीं की। यहाँ पर भारत ने एक बैटिंग डेप्थ रखी, 8-9 नंबर तक भारत के जो बल्लेबाज जो बल्लेबाजी करने की काबिलियत रखते हैं। और एक जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थी उसकी कमी भारत को हमेशा रहती थी। टॉप 6, टॉप 7, टॉप 8 में देख लीजिए आप, जो वर्ल्ड कप था उसमें कोई भी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन नहीं था। यहाँ पर जो जिस तरह से वो अक्षर पटेल को लेके आए, और अक्षर पटेल अप द ऑर्डर खेलते हैं और ऐसा खेलते हैं कि जिससे कि जो विरोधी होते हैं उनके जो गेंदबाजी होती है उनका कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है। और ये एक कारण रहा कि जो भारत की जो टॉप ऑर्डर है, जो बल्लेबाजी है, उसमें बेहतरी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं जो वरुण जो अक्षर पटेल हैं फ्लोटर की तरह नहीं खेलते, फ्लोट नहीं करते हैं, वो बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं और एक सर्टिफाइड बैट्समैन की तरह खेलते हैं। तो एक सबसे बड़ा कारण ये लगता है। और दूसरी बात, जो इन पिचों पर, जो अगर दुबई की पिच कहें तो काफी ट्रिकी है,
स्पिनर्स को फेवर करती है और भारत सारे मैच दुबई पे खेल रही है, तो इसके कारण भी उनको फायदा नजर आता है यहाँ पर। ऐसे में नारायण, अब आगे क्या चैलेंजेस भारत के सामने हो सकते हैं? अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ है, हालांकि वहां स्ट्रेटजीज अलग नजर आएंगी। क्या चैलेंजेस आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से अब चैलेंजेस भारत के सामने हो सकते हैं वहां पर? क्या वहां भी कोई चुनौतियां होंगी, या जो अभी का जो ऑर्डर चल रहा है और जिस तरह से जो प्लेयर्स है वो फॉर्म में नजर आ रहे हैं, वो आगे वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, चुनौतियां रहेंगी भारत के लिए, क्योंकि अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने हैं। ऑस्ट्रेलिया को आप जानते हैं कि एक ऐसी टीम है जो सशक्त टीम रहती है। कभी भी आप ऑस्ट्रेलिया को ऐसा नहीं कि आप रिकॉर्डिंग से आउट कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया हमेशा मजबूत दावेदार रहती है। हालांकि जो उनके जो मेन बॉलर है, उनके जो कैप्टन थे, पैट कमिंस नहीं खेल रहे हैं, मिचेल स्टार्क नहीं खेल रहे हैं, और साथ ही साथ मिचेल मार्श नहीं खेल रहे हैं। ऑफ द ऑर्डर देखिए तो स्टॉइनिस थे, वो रिटायर हो गए। तो एक उनका जो कॉम्बिनेशन है बिगड़ा हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा एक फेवरेट रहती है। तो उन चुनौतियों पर उनको काम करना पड़ेगा। स्पेशली आप देखिए, अगर दुबई की पिच करे तो लगातार स्पिन को फेवर करती है, तो वहां पर जो अपना स्पिन कॉम्बिनेशन है वो बेहतर रखना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि आने वाले मैचों में देखिए कोई भी टीम अपना जो है ना विनिंग कॉम्बिनेशन छेड़ना नहीं चाहती है, तो भारत भी चाहेगी कि ना छेड़े। लेकिन ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी है, मैं मानता हूं कि वो बड़े मैच प्लेयर है, बिग मैच प्लेयर है, उनका होना टीम में एक बड़ी बात है। मुझे लगता है कि आज भी अगर वो होते ना तो 250 का टारगेट नहीं देते, 70-80 का टारगेट होता, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में वो एक ऐसे प्लेयर जो प्रेशर नहीं लेते हैं। और उनका होना मुझे लगता है कि आने अगर वो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में लेते हैं तो कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा भारत को उससे। ऐसे में क्या नारायण, इनिंग ऑर्डर्स में भी कुछ चेंजेस नजर आ सकते हैं? क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा फॉर्म्स तो लगातार देखने को मिल ही रहे हैं, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी उस हिसाब से भी चेंज होती हुई नजर आएगी जब ये मैच आगे होगा? बिल्कुल, हमेशा देखिए हर मैच के लिए किसी भी टीम की स्ट्रैटेजी अलग होती है। वनडे क्रिकेट की बात करें तो ये सिर्फ स्किल का गेम नहीं रह गया है, यहाँ पर आपको मैच सिचुएशन को समझना जरूरी है। जिस तरह से आप आज के मैच की बात करें, जिस तरह से लग रहा था कि एक बार कहीं ना कहीं जिस तरह से केन विलियमसन खेल रहे थे, तो लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड भी इस मैच को निकाल सकती है, लेकिन बिल्कुल उसके विपरीत हुआ। भारत जिस तरह से एक स्पिनिंग ट्रैक था, स्पिनर्स को मदद मिल रहा था, टर्निंग ट्रैक था। आप देखिए कि भारत की तारीफ करनी होगी जिस तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को खेला। अगर सेंटनर कहें तो एक लाजवाब स्पिनर है, ग्लेन फिलिप्स लाजवाब स्पिनर है, ब्रेसवेल एक लाजवाब स्पिनर है, तो उनको जिस तरह से खेला, टैकल किया भारतीय बल्लेबाजी ने, वो तारीफ करने की। उसके बाद कि इंडिया का जो टॉप ऑर्डर था वो धराशायी हो गया था। उसके बाद जिस तरह से अक्षर पटेल के साथ मिलकर श्रेयस अय्यर ने बैटिंग की, तो ये काबिल तारीफ है। ये दर्शाता है कि भारत के बैटिंग लाइन में बड़ी डेप्थ है, क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर अगर जल्दी चला जाता है और डाउन ऑर्डर बल्लेबाजी में प्रेशर आता है, तो तारीफ की बात है कि हमारे जो बल्लेबाज हैं, अगर टॉप ऑर्डर किसी दिन ढेर भी हो गया तो उनमें ये काबिलियत है कि वो पारी को आगे ले जा सकते हैं। और 250 रन का टारगेट दिया, ये अपनी बड़ी बात है, और इन्हीं चीजों को आगे ले जाना होगा। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो बड़ी टीमें जो होती है ना, हमेशा बड़ी टीमें वो कल अपनी हार से नहीं सीखती, अपनी जीत से भी सीखती हैं। और वही टीम जो अपनी जीत से सीखती है, जीत में उनसे एक पॉजिटिव टेकअवेज लेती हैं, वही टीम चैंपियन बनती है। तो ऐसे में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या नजर आ रहे हैं? क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा है कि बहुत सारे इसमें से हाईलाइटेड पॉइंट्स निकलकर सामने आए। आने वाले समय के लिए भी अगर हम बात करें तो उस एस्पेक्ट्स में क्या कुछ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें, जिस तरह से आज मैंने बात की कि हमारा टॉप ऑर्डर जो ढेर हो गया, उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर ने एक सशक्त बल्लेबाजी की, जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच था वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, वहां भी ऐसी स्थिति थी, इंडिया के जो टॉप ऑर्डर था वहां भी धराशायी हो गया था। वहां वही वाली पारी उन्होंने की, वहां उन्होंने शतक जड़ा था, वो भी एक विनिंग कॉज में। तो वो चीज यहाँ पर दिखाई दी कि जो हमारा जो मिडिल ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर में काफी दम है। और स्पेशली मैं अगर इस पूरे मैच को, पूरे टूर्नामेंट को देखिए, तो भारत ने जो पहले 2 मैच थे बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ, वो उन्होंने टॉस, सभी मैचों में टॉस आ रहे थे, लेकिन वो चेस करते हुए जीते थे। लेकिन आज ये भी एक चैलेंज था कि भारत को, रोहित शर्मा ने भी ये कहा था कि हम भी अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं। वो पहले बैटिंग करना चाहते थे, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। तो ये चीज नजर आई कि भारत की जो टीम है काफी बैलेंस है, और हर क्षेत्र में, चाहे वो आप पहले बैटिंग करें, पहले फील्डिंग करें, तो वो नजर आता है कि भारतीय टीम काफी एक मिलीजुली और संतुलित टीम है यहाँ पर। ठीक है नारायण, बने रहिए आप हमारे साथ। सुशील, आप भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। जल्द हाजिर होते हैं और उसके बाद आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होता है। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद,
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। नहीं टेस्ट का असली टेस्ट इंडियन जिंजर पेस्ट। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रनों से हरा दिया है और साफ तौर पर अब सेमीफाइनल में जो मुकाबला होगा वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाला है। ऐसे में हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुशील, साफ तौर पर माफ कीजिएगा, हमारे साथ नारायण हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नारायण, साफ तौर पर जब हमने देखा कि यहाँ पर तमाम बड़े और हाईलाइटेड पॉइंट्स की तो हम बात कर ही रहे हैं, तमाम स्ट्रैटेजीज की भी बात हम कर ही रहे हैं, क्या आपकी बार मैच में बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, उन पर जब हम खिलाड़ी देख रहे थे कि वहां पर समय समय पर जब जैसे जैसे विकेट गिरते गए और जिस हिसाब से बॉलिंग ऑर्डर में भी और ज्यादा सुधार नजर आया, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से हमने देखा कि जो टीम है न्यूजीलैंड की उसको ऑल टीम बुक कर दिया गया, तो ऐसे में साफ तौर पर हमने देखा कि जो स्ट्रैटेजी हमने पाकिस्तान में भी यही चीज देखी थी और उसके बाद यहां भी, तो भारत का जो बॉलिंग ऑर्डर है वो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि काफी अभी मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है और साफ तौर पर इसी की चुनौतियां ऑस्ट्रेलिया के सामने भी नजर आएंगी। जी बिल्कुल गौरव, जो आपने बात की, जो भारत की जो बॉलिंग है काफी स्ट्रॉन्ग नजर आता है। स्पेशली जो स्पिन डिपार्टमेंट देखिए, वहां वरुण चक्रवर्ती को आज लाया गया तो उन्होंने कमाल किया। और अक्षर पटेल जानते हैं कि किस तरह से एक जो भारतीय गेंदबाजी, स्पिन गेंदबाजी को एक ऑलराउंडर की भूमिका में नजर आते हैं। और स्पिन गेंदबाजी की और बात करते कुलदीप यादव बहुत ही शानदार है और मिडिल ओवर्स में भारत को बहुत ही हेल्प करते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह से अगर मिडिल ओवर्स की बात करें तो मिडिल ओवर्स में स्टार्टिंग में जो मैच था बांग्लादेश के खिलाफ, भारत कोई भी विकेट नहीं ले पाया और वही सिलसिला पाकिस्तान के साथ भी नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से मिडिल ओवर्स को उन्होंने कंट्रोल किया, आज वही दिखा कि मिडिल ओवर्स में भारत ने कंट्रोल किया। और स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड इसको मैच को अपनी पकड़ बना सकता है। तो वो एक चीज नजर आई कि आपने जो अपनी मैच में जो पकड़ थी वो लगातार बनाए रखी और कोई भी मौका नहीं दिया यहाँ पर न्यूजीलैंड को। और जो अगर तेज गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह इसमें नहीं है। आप जानते हैं कि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में आते हैं और जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने हाल फिलहाल में दिखाई है तो वो कमाल की थी। और उनके एब्सेंस में जिस तरह से शमी ने एक उनके जो बिग शूज हैं उनको फिल किया, तो वो दर्शाता है कि भारत की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कमाल की है। इवन आप देखिए कि ऋषभ पंत नहीं खेल रहे हैं, ऋषभ पंत की जगह केएल राहुल कीपिंग कर रहे हैं, तो उस पोजीशन में भी एक बैलेंस टीम नजर आ रही है। तो ये दर्शाता है कि बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग है और एक टीम में ये कैपेबिलिटी क्लियरली नजर आती है। और जिस तरह से रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिस सेशन में देखेंगे तो वो शुभमन गिल है और जो भी युवा खिलाड़ी हैं और भी उनको एक वो उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टीम में कैमरेडरी का होना। और टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो टेक्निकली वो साउंड नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से एक बड़ा शतक, एक महत्वपूर्ण शतक जड़ा विराट कोहली ने, वो दर्शाता है कि विराट कोहली भी अब फॉर्म में आ गए। हालांकि आज एक रेयर डे रहा है कि इंडिया का टॉप 3 फेल हो गया, लेकिन ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी कह सकते हैं कि ये सही समय पे हुआ। और ये कहीं अगर बड़े नॉकआउट मैचेस में सेमीफाइनल में हो जाता है, फाइनल में होता है, तो उनके लिए भी एक आया ओपनर था कि किस तरह से अगर हमारा टॉप ऑर्डर किसी दिन नहीं चला, अगर ये अच्छा हुआ कि ये अब नॉकआउट मैचेस में नहीं हुआ, यहाँ पर हो गया और मिडिल ऑर्डर ने संभाल लिया, तो यहाँ पर भी उनको एक हम कह सकते हैं कि उनको इस पर सोचना होगा कि टॉप ऑर्डर किस तरह से एक महत्वपूर्ण मुकाबले में हमारा ना चले। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहेंगे हमारी टीम के लिए। और गेंदबाजी जिस तरह से आपने किया सॉलिड है। अभी तक आप देखिए कि जिस तरह से हमारे कुछ बल्लेबाज, कुछ गेंदबाज अभी तक बेंच पे हैं, उनको मौका नहीं मिला है। तो आज इस स्ट्रेंथ को चेक करने का समय था और स्ट्रेंथ को हमारे टीम मैनेजमेंट ने चेक किया और वरुण चक्रवर्ती को लाए और फाइफर लिया, 5 विकेट लिए। तो ये दर्शाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग हमारा इंडियन टीम का बेंच स्ट्रेंथ है। और आपने 2024 में देखा कि इंडिया ने T20 का वर्ल्ड कप का खिताब दिया, तो यहाँ पे एक चांस है भारतीय टीम के लिए कि वो एक आइसिंग ऑन द केक होगा और चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर जीतते हैं। और इंडिया एक चैंपियन टीम हम जानते हैं और मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया उनके लिए एक बड़ा कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट इंडिया खेल रही है
वो लाजवाब है, शानदार है, और यही चीज को आगे रखना है सेमीफाइनल के लिए और फाइनल के लिए भी। ऐसे में यहाँ पर हमने देखा है कि आज जो पिच की हम बात कर रहे हैं उसमें बॉलिंग ऑर्डर साफ तौर पर नजर आया। और क्या अब की बार जो आने वाले समय में जो मैच होने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच होने वाला है, वहां पर पिच की भूमिका कैसे रहने वाली है? क्या वहां पर भी बॉलिंग स्टैंडर्ड अब की बार देखने को मिलेगा या बैटिंग स्ट्रेटेजी में कुछ चेंजेस आ सकते हैं? गौरव, जो भारतीय टीम है सारे मैच दुबई में खेलने वाली है, और जो 4 वेन्यूज हैं यहाँ पर, रावलपिंडी, कराची और लाहौर और दुबई, इंडिया के जो सारे मैच दुबई में खेले जा रहे हैं। तो दुबई का पिच है जो सबसे ज्यादा स्पिन को फेवर करता है, स्पिन बैटिंग को फेवर कर रहा है, और काफी चैलेंजिंग ट्रैक है। आप देखिए कि सुबह सुबह इसमें पेस बॉलर को जिस तरह से न्यूजीलैंड के पेस बॉलर को काफी मदद मिली, उन्होंने विकेट भी लिए, जिस तरह से मैट हेनरी ने विकेट लिए, और लग रहा, और काफी स्पिनर्स भी काफी डोमिनेट कर रहे थे। तो ये जैसे जैसे मैच बढ़ता रहता है, स्पिनर्स को काफी फेवर करता है ये विकेट। और आज देखिए जैसे जैसे दूसरी पारी में जैसे भारत के स्पिन गेंदबाज आए तो काफी मदद मिली, काफी टर्न हो रहा था, तो ये स्पिनर्स को फेवर करेगा। और जिस टीम के पास बेहतर स्पिनर्स होंगे, कहीं ना कहीं 19 उसी का बोलबाला यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि इंडिया सारे मैच दुबई में ही खेलेगी, तो मुश्किल होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, क्योंकि उनके पास भी कोई एडम जम्पर को छोड़ के ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग स्पिनर नजर नहीं आता उनकी। जबकि भारतीय टीम में 4 स्पिनर हैं। रविंद्र जडेजा जिस तरह से धारदार गेंदबाजी करते हैं, एक्यूरेट गेंदबाजी करते हैं, और कुलदीप यादव जिस तरह से अपनी तेज गति के साथ भी वो स्किट करते हैं बॉल को, और विरोधियों के लिए काफी परेशानी करते हैं। तो कुल मिलाकर मुश्किल होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के लिए। और देखिए नॉकआउट मैच है, सेमीफाइनल, तो इंडिया को भी जरा जिस तरह से वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल था, पूरा टूर्नामेंट भारत ने शानदार खेला, एक भी मैच नहीं आ रही, लेकिन फाइनल में थोड़ी दिक्कत हुई उनको, और एक कुछ परिस्थितियों के कारण, जो भी वहां पर जो पिच की कंडीशन थी उसको रीड न करने के कारण, तो वो लगता है कि कुछ कमियां हुई, और भारत उस चीज से काफी आगे आ चुका है। उन्होंने वो गलतियां उसके बाद नहीं की। अब देखिए, अगर आप वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप देखिए, वहां भारत शानदार प्रदर्शन रहा भारत का। वजह यही थी कि वो जो 2023 का ओडिया वर्ल्ड कप था, वहां से उन्होंने कुछ सीखा, बैटिंग को डीप किया, ऊपर टॉप 5 में एक लेफ्ट हैंडर को लेके आए, और ये चीजें दर्शाने को दिखने को मिलती हैं। और कोशिश यही रहेगी कि भारतीय टीम की जो विजय का रथ है वो चलता रहेगा। तो ये तो साफ तौर पर मैच के दौरान नजर आया भी, क्योंकि हमने जो देखा कि समय समय पर जो स्ट्रेटजीज हैं उसमें भी बड़ा परिवर्तन और बड़ा बदलाव देखने को मिला। ऐसे में किस तरह से नारायण अगले मैच को हम देखें तो वहां पर हम जो कह सकते हैं कि एक लगातार हमने देखा है कि भारत की जो स्ट्रेटजी है वो समय समय पर बदलती तो नजर आई है, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा मजबूती के साथ भी भारतीय टीम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या ये जो प्रैक्टिस फॉर्म था वहीं से भारत लगातार हम देख रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है, तो फाइनल तक पहुंचने की भारत की जो पूरी उम्मीद है, और इसके साथ साथ जो अलग अलग परिवर्तन भारत की टीम में, भारतीय टीम में दिखाई दे रहे हैं, क्या वो आपकी बार एक बड़ा बेंचमार्क, बड़े रिकॉर्ड कायम करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल। अगर आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें तो लगातार भारत का जो विजय रथ जारी है। आप देखिए ओडीआई वर्ल्ड कप का आईसीसी टूर्नामेंट में एक मैच वहां खाली हारी, और उसके बाद जो T20 वर्ल्ड कप था वहां भी भारत का जो अभियान था अनबीटन रहा। तो यहां पर फिर आईसीसी टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी है, अनबीटन है। तो एक भारत का एक कॉम्बिनेशन मिल गया। और व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करें तो भारत जो विश्व की सबसे बेहतरीन टीम है, चाहे आप कोई बायलैटरल सीरीज देख लीजिए। अगर आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें तो पिछले 22 में से 21 मैच देखिए आईसीसी टूर्नामेंट्स के जो मैच हैं, भारत ने सारे मैच जीता, तो दर्शाता है। तो तारीफ करनी होगी जो भारतीय मैनेजमेंट है, बीसीसीआई है, उनकी भी। अब देखिए जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसके बाद बीसीसीआई ने काफी कड़ा रूप दिखाया। हमारे जो बड़े खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, वो भी रणजी ट्रॉफी और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। तो इसमें बोर्ड की भी प्रशंसा करनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने एक अनुशासन रखा है टीम में। आप बड़े प्लेयर हैं और दुनिया आपको जानती है, ये एक चीज है। लेकिन आप जिस तरह से क्रिकेट है, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। तो वो चीज एक बीसीसीआई ने डिसिप्लिन लेके आया है और ये दर्शाता है। और देखिए जिस तरह से एक कॉन्फिडेंस नजर आता है भारतीय टीम में, क्यों आता है? क्योंकि आपका जो मैनेजमेंट है, आपकी जो संस्था है बीसीसीआई है, वो आप पे भरोसा करती है। अगर कुछ मैचों तक अगर देखिए कुछ खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं कर पाए, केएल राहुल प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन उन खिलाड़ियों पे बीसीसीआई ने, कैप्टन ने भरोसा जताया। यही कारण रहता है कि आप जब अपने खिलाड़ियों पर भरोसा जताते हैं तो वो भी आपके लिए प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन के माध्यम से वो वापस देते हैं। वही पाकिस्तान की क्रिकेट की बात करें, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं थी। लेकिन ये हुआ कि आप देखिए 2023 के वर्ल्ड कप के बाद
जो उनके खिलाड़ी वो बाबर आजम बीच में गायब थे, वो लंबे समय के बाद टीम में आए। और उसके बाद आप देखिए जो उनके बड़े बल्लेबाज थे जो 2023 वर्ल्ड कप में खेले, उसके बाद डायरेक्ट आप चैंपियंस ट्रॉफी में उनको ला रहे हैं। तो अचानक ये चीजें नहीं होती हैं, आपको खिलाड़ियों पर भरोसा करना पड़ता है, उनको आपको पालना पड़ता है, नर्चर करना पड़ता है। तो वही क्रिकेट आज भारतीय क्रिकेट में दिखती है, वही चीज बिल्कुल। और यही सब कुछ तो है कि साफ तौर पर जो तमाम प्रैक्टिसेस हैं वो लगातार जारी थी और इसीलिए भारतीय जो टीम है वो स्ट्रांग नजर आ रही है। और आने वाले समय में जो और भी मैचेस होंगे उसमें भी ये देखना होगा कि भारतीय टीम किस तरह से वहां पर काबिज होती है और चैंपियंस ट्रॉफी किस तरह से भारतीय टीम के नाम अब की बार होती हुई नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया नारायण, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए और तमाम हाईलाइटेड पॉइंट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ यहां पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होता है। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जब सुरक्षित है वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियाँ टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी निकट संपर्क हुआ हो, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं। अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। Treat every TB patient best at the very first opportunity. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अन्य खबरों का रुख करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के सासन गिर का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए अत्याधुनिक पशु अस्पताल का उपहार देंगे। साथ ही पीएम राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सासन गिर का दौरा करेंगे। वहां पीएम एशियाई शेरों के संरक्षण से जुड़ी पहल का शुभारंभ करेंगे। इनमें सबसे प्रमुख है सासन में एक अत्याधुनिक पशु अस्पताल की स्थापना। यह केंद्र राष्ट्रीय वन्यजीव रोग निदान केंद्र के रूप में कार्य करेगा। पीएम मोदी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि, एनजीओ और वन्यजीव विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण के लिए नीतियों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री शासन के वन कर्मचारियों से संवाद भी करेंगे। पीएम जमीनी स्तर पर संरक्षण रणनीतियों को और प्रभावी बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। वन्यजीव संरक्षण की दिशा में केंद्र की मोदी सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं। पीएम की पहल और प्रतिबद्धता का परिणाम है कि इस क्षेत्र में जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव संभव हो रहा है। विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर भारत एक बार फिर साबित कर रहा है कि संरक्षण केवल किसी एक जीव प्रजाति की रक्षा नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति के संतुलन को सुरक्षित रखने का संकल्प है, आज और आने वाली पीढ़ियों के लिए। भारत एशियाई शेरों की दीर्घकालिक संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। गुजरात का गिर वैश्विक स्तर पर संरक्षण प्रयासों के लिए एक मॉडल बनने जा रहा है। कैमरा पर्सन शिव के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गिर नेशनल पार्क, गुजरात से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार को दिल्ली के भारत मंडपम में डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलेटरी पर कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यशाला में सहकारिता मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की नीतियों और पहलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसका उद्देश्य डेयरी फार्मिंग में साधारणीयता के साथ आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस कार्यशाला में कई राज्यों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। डेयरी फार्मिंग में
पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बड़े पैमाने पर बायोगैस सीबीजी परियोजनाओं और सस्टेन प्लस परियोजना के तहत नई वित्त पोषण पहल की जाएगी। कार्यशाला में टिकाऊ खाद्य प्रबंधन मॉडल पर तकनीकी सत्र होंगे जो डेयरी अपशिष्ट को बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस और जैविक उर्वरकों में परिवर्तित करते हैं। डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलेटरी के साथ साथ बढ़ी हुई दक्षता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के सपने को साकार किया जा सकेगा। आज़ादी से अब तक के 75 वर्षों में पिछले 10 वर्ष नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। इन 10 सालों में न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली और शेष भारत के बीच की दूरी कम हुई है, बल्कि लोगों के दिलों की दूरियां भी घटी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने समय की प्राथमिकता के अनुरूप नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट के 3 मंत्रों के साथ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में नॉर्थ ईस्ट को प्राथमिकता देकर गति देने का काम किया जा रहा है। अजय मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। देश का पूर्वोत्तर इलाका, जिससे पहले दुर्गम और पर्वतीय इलाका समझकर विकास की धारा से अलग समझा जाता था, उसी को प्रधानमंत्री मोदी ने नया नाम दिया अष्टलक्ष्मी का। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के लिए उत्तर पूर्व कितनी बड़ी प्राथमिकता है, इसका अंदाज आप खुद एक आंकड़े से लगा सकते हैं कि वो 70 बार व्यक्तिगत रूप से नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं। साथियों, 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने में पूर्वी भारत की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। आज पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, टूरिज्म और इंडस्ट्री में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भारत की डेवलपमेंट जर्नी में इस क्षेत्र को सबसे आगे बढ़ते हुए देखेगा। केंद्र ने 54 मंत्रालयों को बजट का 10% हिस्सा नॉर्थ ईस्ट के लिए खर्च करना जरूरी कर दिया। साल 2014 से अब तक देश की 54 मंत्रालयों ने 3.8 लाख करोड़ रुपए का खर्च नॉर्थ ईस्ट पर किया है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए अलग से पीएम गति शक्ति पोर्टल बनाया गया है। उड़ान योजना के तहत नॉर्थ ईस्ट में 2014 से अब तक 8 नए एयरपोर्ट्स बनाए गए। हवाई यात्रा करने वालों की संख्या भी 10 सालों में 113% बढ़ चुकी है। बीते 10 वर्षों में 19 नए वाटरवेज बनाए गए, जिन पर 1000 करोड़ का खर्च हुआ। सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों को रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ा जा चुका है। अब असम को वंदे भारत के साथ साथ अमृत भारत ट्रेन भी मिल चुकी है। रेलवे के बजट में बीते 10 सालों में 5 गुने से ज्यादा के इजाफे के साथ 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रा डेवलपमेंट स्कीम के तहत 90 परियोजनाओं पर 3,400 करोड़ रुपए खर्च हुए। साल 2024-25 के बजट में नॉर्थ ईस्ट में सड़क निर्माण के लिए ही 19,338 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 14,000 किलोमीटर सड़क में से 4,200 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में 190 परियोजनाओं पर 83,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च होना है। टाटा समूह ने $3.3 अरब के निवेश के साथ देश का पहला सेमीकंडक्टर टेस्टिंग सिस्टम पर काम शुरू किया है, जो पूरी नॉर्थ ईस्ट की दिशा और दशा बदलने जा रहा है। असम में जो प्लांट लगेगा, उस प्लांट से डेली 4 करोड़ चिप्स बन के निकलेंगी। 4 करोड़ डेली 4 करोड़ चिप्स। और ये दुनिया के हर बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर, मोबाइल मैन्युफैक्चरर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के, उन सब के डिवाइसेस में मेड इन असम, मेड इन इंडिया चिप्स लगने वाली है। साल 2022-23 में पीएम मोदी की सलाह पर 100% केंद्र प्रायोजित योजना पीएम डिवाइन की शुरुआत की गई, जिसमें 2024 तक करीब 4,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। जल्द ही नॉर्थ ईस्ट में एशिया के 4 सबसे बड़े हाइपर स्केल डेटा सेंटर का निर्माण किया जाएगा। As Minister of Communications and Minister of Donor, I commit to you that we will ensure that every investment receives its priority, not only in the state of Assam, but across
the length and breadth of the Northeast. रिलायंस ग्रुप, अदानी, वेदांता समेत कई कारोबारी समूहों ने हाल ही में संपन्न हुए एडवांटेज असम 2.0 के लिए 4.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश समझौते किए। कई स्टार्टअप्स भी अब इस रीजन में रोजगार के नए मौके पैदा कर रहे हैं। जाहिर तौर पर केंद्र की समावेशी नीति और योजनाओं के सैचुरेशन की प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद नॉर्थ ईस्ट में पहुंचने वाली विकास की कहानी में अभूतपूर्व तेजी दर्ज की गई है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज। और हरियाणा के रोहतक में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। रोहतक के सांपला बस अड्डे के पास सूटकेस में एक शव मिला है, जो कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नारवाल का बताया जा रहा है। हिमानी राहुल गांधी की चर्चित भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा भी रह चुकी हैं। हिमानी की मां ने कांग्रेस पर ही अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया। प्रदेश की सियासत में हड़कंप मच गया है। हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या, सूटकेस में मिली हिमानी नरवाल की लाश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आई थी नजर। भारत जोड़ो यात्रा से हुई थी चर्चित हिमानी नरवाल। हिमानी की मां सविता ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। हिमानी नरवाल की हत्या के मामले ने पकड़ा तूल। हरियाणा के रोहतक जिले के सांपला उपमंडल में बस स्टैंड के पास शनिवार सुबह बंद सूटकेस में एक युवती का शव मिला। युवती की पहचान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हिमानी नरवाल के रूप में हुई। गौरतलब है कि युवती की लाश सांपला बस स्टैंड से दिल्ली की ओर जाने वाले पुल के पास सड़क किनारे एक नीले रंग के बड़े सूटकेस में मिली। हम लोग अब अलग अलग पहलू पे इस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो जल्द से जल्द इसका जो भी पीछे इसका होगा उसका पर्दाफाश हम लोग करेंगे। इसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मेरे ही नेतृत्व में एसएचओ सांपला है और चौकी चार्ज है हमारे इसमें। हिमानी कांग्रेस के साथ पिछले 10 सालों से जुड़ी हुई हैं। हिमानी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नजर आई थी। हिमानी की मां की आंखों में आंसुओं और आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों छलक रहे हैं। उसके साथ रहने वाले या मतलब जैसे पार्टी वगैरह में हो जाती थी वही हो सकते हैं और कौन होगा। अब तक मेरे घर पे ना तो कोई आया ना कोई मतलब इतनी नजदीक थी कांग्रेस के साथ, बहुत ज्यादा उनके साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस अधिकारियों को बड़े सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं तुरंत उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, और चाहे वो किसी पार्टी से संबंधित है, चाहे वो किसी पार्टी के नेता हैं या सामान्य आदमी। कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या पर राजनीति तेज हो गई है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने मृतका की मां के आरोप को सही बताया। जो उसकी मां ने आरोप लगाया है बहुत गंभीर मामला है। दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। दुखद और बहुत ही मैं समझती हूँ घिनौनी बात है, और इस तरह की जो वारदातें जो समाज के अंदर होती हैं उसकी पूरी तरह से जो है मैं उसके निंदा करती हूँ, और जल्द से जल्द ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा जो है देनी चाहिए। सरकार से ये मांग की है कि इसकी तुरंत और निष्पक्ष त्वरित जांच होनी चाहिए, जिससे सच सामने आए किस तरह से हमारी एक कांग्रेस की कार्यकर्ता की निर्मम हत्या हुई। कांग्रेस में कार्यकर्ता की हत्या का मामला नया नहीं है। इससे पहले भी इसका एक इतिहास है। साल 1995 में तंदूर कांड देश के सबसे चर्चित और जघन्य हत्याकांडों में से एक है। तत्कालीन दिल्ली युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी नैना साहनी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नैना भी कांग्रेस की कार्यकर्ता थी। केरल में कांग्रेस के गुटों के बीच हिंसक झड़पें समय समय पर रिपोर्ट की गई हैं। 1980 और 1990 के दशक में कुछ मामलों में कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, लेकिन ये ज्यादातर व्यक्तिगत या क्षेत्रीय विवादों से जुड़े हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
और जाते जाते आपको दिखाते हैं कि दुनिया से के साथ ही पूरे देश में किस तरह से रमज़ान की धूम नज़र आ रही है और हर तरफ एक अलग तरह का समार रमज़ान की अहमियत बयां कर रहा है। जहां मस्जिदें गुलजार हो गई हैं, वहीं लजीज पकवानों की खुशबू से फिजा महक रही है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रमज़ान की बधाई दी है। देखिए हमारे संवाददाता नवाजिश चौधरी की ये खास रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। रविवार को पहला रोजा रखा गया। इफ्तार और इबादत के लिए मस्जिदों में रोजादारों की भीड़ उमड़ पड़ी। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में रमजान की रौनक का अलग ही रंग है। यहाँ दिल्ली ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में रोजादार जमा हुए हैं। शनिवार की रात से रमजान की विशेष नमाज तरावीह का भी आगाज हो चुका है। ये महीना अपने अंदर मोहब्बत का, अमन का, भाईचारगी का पैगाम रखता है, क्योंकि इस महीने में तमाम लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपने सिख भाई हो, सब एक दस्तरखान पे बैठते हैं और रोज़ा कुशाई करते हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रमजान की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। उम्मीद है यह हमारे समाज में शांति और सद्भाव लेकर आएगा। यह पवित्र महीना चिंतन, कृतज्ञता और भक्ति का प्रतीक है। साथ ही हमें करुणा, दया और सेवा के मूल्यों की भी याद दिलाता है। रमजान मुबारक। वहीं बाजारों में भी रमजान की जबरदस्त रौनक देखी जा रही है। भूख की वजह से जो बॉडी के अंदर जो हमारे वेस्टेज चीज़ें होती है, जो हमें निगेटिव इम्पैक्ट करता है हमारी बॉडी को, वो क्या होता है, वो भूख की वजह से ख़त्म होना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी जो वो रिजनरेट होती है और रिफाइन होती है। पहला रोज़ा मुकम्मल हुआ माशाल्लाह से। जामा मस्जिद पे हमने भी पहला रोज़ा खोला, बहुत अच्छा लगा। सब लोग यहाँ आए हैं, रोज़ा रख के आए हैं, बड़े खुश हैं। रोजा अच्छी जिंदगी जीने का प्रशिक्षण देता है। रोजादार की अंतरात्मा उसे नेक इंसान बनने के लिए अच्छे संस्कार सिखाती है। रोजे का मुख्य उद्देश्य सिर्फ भूख प्यास पर काबू पाना नहीं है। यह आत्म संयम, अल्लाह के प्रति समर्पण और सही राह पर चलने का संकल्प है। रोजे की बरकत का यारो माजरा ही और है। खैर कर लेकर खजाने माह रमज़ान आ गया। जी हाँ, बाजार सजे हुए हैं, मसाजिद सजी हुई हैं, चारों तरफ रौनक ही रौनक है। विभिन्न रंग के यहाँ पकवान सजे हैं, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। और ये देखिए, इतनी ज़बरदस्त रौनक जामा मस्जिद में आज देखी जा रही है। पहले रोज़े का इफ्तार है तो रौनक भी क्यों ना हो, चारों तरफ एक जश्न का सा माहौल है। माह रमज़ान का खैर मकदम लोगों ने बहुत ढंग से किया है। कैमरामैन अरमान खान के साथ नवाजिश चौधरी, DD न्यूज़, दिल्ली।